नए साम्राज्य और राज्य। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियां? अभी देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है। दरअसल हमारे पाठ्य पुस्तक में से ही ये लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दरअसल अरविंद गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा यहाँ पे करने जा रहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अभी इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि थे, मंत्री रहे थे, हरि पेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। आई बात समझ में? अभी देखिए आगे क्या होता है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और यह एक संस्कृत शब्द है। कौन सा? प्रशस्ति। और जिसका अर्थ प्रशंसा होता है कि हम लोग किसी की वाहवाह करते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रशंसा कहते हैं। और प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। मतलब किसी के बारे में अगर किसी को अच्छा लिखना हो तो वो पहले से ही चलते चलते अब तक आया हुआ है। जैसे हम लोगों ने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया। किस तरह से? देखते हैं आगे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पत्र। अभी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? अभी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पत्र तो देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और योद्धा को जो जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक उन्होंने किया है कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। अभी वहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। इस तरह से वर्णन किया गया है। अभी आगे देखते हैं बच्चों। वंशवालिया। अभी अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्तवंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी। अभी उनके बाबा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख किया गया है। अभी इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अभी इसके बारे में क्या है देखते हैं हम लोग। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक भी थे, उनके बारे में भी और उनकी जीवनी से भी पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब करीब 1400 साल पहले शासन किया था। और उनके दरबारी कवि बाना भट्ट, कौन? बान भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। अभी इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का
वर्णन किया गया है। उसके बाद चीनी तीर्थयात्री श्वेन स्टैंग, जिनके बारे में हम लोगों ने अध्याय 9 में पढ़ा है और काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में वो रहे हैं। अभी उन्होंने भी जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण वहां पे दिया गया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो थानेसर के राजा बने। अभी उनके जो बहनोई थे कन्नौज, अभी हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसके मानचित्र 7 यानी पृष्ठ 105 के ऊपर दिया गया है कि वे मतलब उधर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो के शासक थे और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, उसके अंदर क्या लिखा है हम लोग अभी देखते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे और पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। अभी चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र था। अभी इसका भी चित्र आप वहीं पे देख सकते हैं पृष्ठ 105 के ऊपर। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर हुआ करते थे और पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की जो सीमाएं थी उनका अतिक्रमण करते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे उसी के ऊपर हमला बोल दिया जाता था। आगे देखते हैं क्या हुआ बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत प्रशस्तियां क्या बताती है, इसका उत्तर आपको अपने नोटबुक यानी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय के अगले पड़ाव में। चलिए